धन्यवाद साथियों। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता है। आप मंच को देखकर ही समझ गए होंगे कि महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे वेणुगोपाल जी कम ही आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। तो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि वेणुगोपाल जी के बगल में जो बैठे हैं कन्नन गोपीनाथन जी, ये 2012 के आईएएस ऑफिसर, हमारे यहां एग्मू काडर के थे, और जिस सर्विस में जमीर से ज्यादा ओबीडियंस को महत्व दिया जाता है, उस सर्विस में, उस नौकरी में उन्होंने ऐसे वक्त पे आवाज उठाई जब आवाज उठाना लगभग असंभव था। कश्मीर में इन्होंने, जब वहां 5 अगस्त 2019 को जिस तरह से निर्णय लिए गए, स्टेट को यूटी बना दिया गया, बिना किसी से कंसल्ट किए जो निर्णय लिए गए, उसके विरोध में इन्होंने एक आवाज उठाई कि साहब आप लोगों को बोलने का हक नहीं छीन सकते। और भी इनके साथी थे जिन्होंने कश्मीर में ऐसी आवाज उठाई, वो भी आईएएस थे, लेकिन वो फिर डर के वापस चले गए सर्विस में, ये डरे नहीं। इसके बाद इन्होंने वीवीपैट पे बहुत खुलकर बोला, और फिर जब सीएए एनआरसी की मूवमेंट चल रही थी तब भी ये बेधड़क होकर बोले। इन्होंने एफआईआर झेली, इन पर तमाम तरह की कार्रवाइयां हुई, लेकिन ये डरे नहीं। नौकरी को लात मारी, और ऐसी नौकरी को लात मारी जिस नौकरी के लिए लोग कई कई सालों तक तैयारी करते हैं। हम इस बात की हमें हैरानी नहीं कि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे इनके लिए खुले हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के दरवाजे ऐसे तमाम आवाजों के लिए हमेशा खुले रहते हैं, इतिहास साक्षी है। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि इन्होंने भी कांग्रेस को ही चुना। लंबी बात नहीं करूंगा क्योंकि वेणुगोपाल जी को महत्वपूर्ण बैठकों में जाना है, तो मैं वेणुगोपाल जी को पहले फ्री कर देते हैं क्योंकि उन्हें जाना है। मैं वेणुगोपाल जी से आग्रह करूंगा कि वो कुछ कहें और पार्टी में इनका विधिवत रूप से स्वागत भी करें। Thank you, Pawan ji. I think this is one of the happiest moments for all of us, that one of the brave bureaucrat who is having passion towards the downtrodden people of this country, marginalized people of this country, and who always fought for justice, love and affection, Mr. Kannan Gopinathan. Pan India, his presence is there. He born in Kerala, living in Pune, worked northeast and all other parts of this country. Therefore, a Pan India figure like Kannan Gopinathan is joining in the Congress party, is giving a clear-cut message that Congress party is the only party who is fighting for the justice for this country, and the ideology of the Congress is very clear. That's why Kannan Gopinathan is also opting Indian National Congress for his party. I don't want to take much of his time. He resigned 2019 from civil service, but he is now telling so far his resignation is not at all accepted. Still he is a bureaucrat. Bureaucrats nowadays, those who are fighting for the justice, fighting for marginalized people, are penalizing by the system. Whether it is in Haryana, whether it is in Madhya Pradesh, we are witnessing everywhere. Even Chief Justice of India is also not spared. Therefore, I think this is the time to rise to fight against this divisive agenda. That's why Kannan Gopinathan's entry to the Congress will be a welcome step. He already met Honorable Congress President Mallikarjuna Kharge ji, and he also met Leader of Opposition Rahul Gandhi ji. Both of them are told him to join Congress, and he is now joining into Congress. Wholeheartedly, we are welcoming Kannan Gopinathan to the Congress party. Thank you.
Welcome. Okay, thank you. I have meeting. अब विधिवत कन्नन गोपीनाथन जी कांग्रेस पार्टी में आज शामिल हुए हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं और मैं हम सबको भी बधाई देता हूं कि एक बहुत ऐसा शख्स कांग्रेस में आया है जो दिल से काम करता है। मैं अब कन्नन गोपीनाथन जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार आपके सामने रखें। सबसे पहले सबको धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का जो निर्णय था वो 19 में रिज़ाइन किया। उस वक्त एक चीज़ क्लियर था कि देश में जो सरकार जिस दिशा में देश को लेके जाना चाहता है वो सही दिशा नहीं है, वो गलत है। वो गलत क्या है वो क्लियर था और गलत के खिलाफ लड़ना है ये भी क्लियर था। पर ऑल्टरनेटिव क्या है वो उस जर्नी तक पहुंचने में मुझे खुद भी क्लैरिटी की ज़रूरत थी। तो कई सारे 80-90 जिलों में घूमे, ट्रैवल किए, लोगों से बात किया, कई सारे लीडर्स से मिले। तब ये क्लियर हुआ कि जिस दिशा में देश को मैं चाहता हूं कि चले वो कांग्रेस पार्टी लेके जा सकती है और कांग्रेस की आइडियोलॉजी उसमें आगे लेके जा सकते हैं। सपना क्या है? जहां पे हर नागरिक अपना उनको अधिकार मिले, अपना सपना देख पाए, वो सपना पूरा करने का कोशिश कर पाए, उसमें सरकार उनका मदद करे और अगर नहीं करे तो उसी सरकार से सवाल पूछने का उनका हक हो। सिर्फ सपना देखना एक नागरिक वो नहीं है। अगर सपना पूरा करने में सरकार क्यों नहीं उनकी मदद करते हैं, वो उसके सवाल पूछना भी जो एक नागरिक का अधिकार है। जो 2014 से मैंने जो नोटिस किया वो एक चीज थी कि हम बहुत मुश्किल से प्रजा से नागरिक बने थे। कई सारे राजा पहले भी थे। प्रजा से हम नागरिक बने क्यों? क्योंकि प्रजा सवाल नहीं पूछ सकते थे। सवाल पूछे तो तुरंत राष्ट्रद्रोही या राज्य के खिलाफ बोलने वाले ऐसे माने जाते थे। तो पहली बार हम बहुत मुश्किल से सवाल पूछने लग रहे थे। जैसे आरटीआई हो, जितने अधिकार सरकार ने नागरिकों को दिया उसके तहत वो सवाल पूछने लगे थे कि तुरंत आके बोल दिया कि आप सवाल मत पूछो, हम आपको कुछ देंगे, आप चुपचाप रहिए, उसको रिसीव करिए। उसके अलावा अगर कुछ पूछेंगे, सरकार की आलोचना करेंगे तो उसको हम देश की आलोचना के तुलन कर लेंगे और अगर सरकार से सवाल पूछेंगे तो आपको देशद्रोही माना जाएगा। ये बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं था। देखिए, जिनको लगता है कि सरकार सही काम कर रहे हैं वो उसकी पूर्ण सम्मति दे, वो देश प्रेमी हो सकता है। जिनको लगता है कि जो सरकार कर रहे हैं वो देश हित में नहीं है और गलत रास्ते पे लेके जा रहे, तो उसको सवाल पूछने वाले, क्योंकि वो बहुत सारे कॉस्ट पे, अपने पर्सनल कॉस्ट पे वो सवाल उठाते हैं, वो भी देश प्रेमी है। मैं एक ही तबके के लोगों को देशद्रोही मानता हूं, जिनको पता है ये बात कि देश सही दिशा में नहीं जा रहे, पर अपनी फायदा के लिए या लालच या ग्रीड या सर्वाइवल के लिए ये निर्णय ले चुका है कि हाँ हम चुप रहेंगे क्योंकि चुप रहना ही इस वक्त बेहतर है। तो जो मैं उस तरीके का देशद्रोही नहीं बनना चाहता था। मुझे यह था कि मुझे जो अपनी बात रखना है, सवाल उठाना है, वापस हमें प्रजा नहीं बनना है, हमें नागरिक रहना है। तो उसी में जब जितना ज़्यादा बात किया वो ये सारी जो थॉट्स है वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी ही है, ना कि सिर्फ हिस्ट्री है, वो प्रेजेंस है। और इसीलिए जितना मैं उसके मतलब पार्टी के साथ मिलकर काम कर सकता हूं और जितना मजबूत कर सकता हूं अपनी कार्य से, वो सेवा से वो करने के लिए मैं तैयार हूं। और जहां लगता है मेरी काम आएगा वहां पे काम करने के लिए मैं तैयार हूं। बहुत दिल से, काफ़ी वक्त लगा, पर वो इसलिए क्योंकि मुझे खुद भी एक अपनी जर्नी से थ्रू जाना था। वो सारे क्लैरिटी के साथ पूरी तहे दिल से मैं आज कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहा हूं और कांग्रेस पार्टी और देश की जनता के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। थैंक यू। आपके कुछ सवाल आप पूछना चाहें? नहीं, मैं उस वक्त भी इस बात को क्लियर रखा था कि
370 हटाना है नहीं हटाना है वो एक सरकार का निर्णय हो सकता है, पर उसके बाद अगर एक पूरा प्रदेश को आप ये निर्णय करते हैं कि हम उसको बंद कर देंगे, जिस तरीके से वहां के सारे लीडर्स को, एमपी को, मान लीजिए ये बात दिल्ली में होता है कि जितनी जर्नलिस्ट है, जितनी एमपी है, जितने एक सीएम है, उन सबको जेल डाल दिया जाए, यहाँ की ट्रांसपोर्टेशन बंद किया जाए, यहाँ की टेलीफोन बंद किया जाए, यहाँ की इंटरनेट बंद किया जाए, तो क्या वो सही है? ये सिर्फ मेरे लिए सवाल नहीं है, हम सबके लिए सवाल है कि क्या वो सही हो सकता है किसी भी देश में, एक लोकतांत्रिक देश में ये सही हो सकता है, या उसके खिलाफ आवाज नहीं उठनी चाहिए थी? तो वो सवाल ही मैंने उठाया है और उस सवाल पे मैं आज भी कायम हूं। So please tell something in Malayalam for your audience in Malayalam. Are you ready to cooperate with the KPCC? ഏതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏതായിരിക്കും? നാഷണൽ തലത്തിലായിരിക്കുമോ കേരളത്തിലായിരിക്കുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, ഞാൻ കേരളത്തിലാണ് പഠിച്ചു വന്നത് 12 വരെ. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ജാർഖണ്ഡിലാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തത്. ജാർഖണ്ഡ് BIT മെസ്ര അവിടുന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്തത് നോയിഡയിലാണ്. നോയിഡയിൽ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹരിയാനയിൽ നിന്നാണ്. മത്ലബ് ഹരിയാന. അത് കഴിഞ്ഞ് ജോലി ചെയ്തത് മിസോറമിലാണ്, ഡൽഹിയിലും മിസോറമിലുമാണ്, നോർത്ത് ഈസ്റ്റിലും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് ചെയ്തത് സിൽവാസ, ഗുജറാത്ത് ആ ഏരിയയിലാണ്. അവിടെ നിന്നാണ് രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് സെലക്ട് ചെയ്തത്? വളരെ ഇത് പൗരന്മാരുടെ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ്. അതായത് പ്രജയിൽ നിന്നും പൗരനിലേക്ക് എന്നുള്ളൊരു യാത്ര ഇന്ത്യയെ ആരംഭിച്ചത് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം, ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് അനുബന്ധിച്ചിട്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്രജയിൽ നിന്നും പൗരനിലേക്ക് എന്നുള്ളതിൽ മാറി വീണ്ടും സർക്കാർ തരുന്നത് മേടിച്ച് ശബ്ദമില്ലാതെ ആൾക്കാരാവുക എന്ന് മാറി തിരിച്ച് വീണ്ടും പ്രജകളാക്കി മാറുന്ന ഒരു യാത്രയിലോട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ തിരിച്ചുള്ള യാത്ര എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ നിർത്തുകയും തിരിച്ച് പൗരന്മാരാകാനുള്ള യാത്രയിലെ ഏറ്റവും ഉചിതമായ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണെന്നുള്ള ഉച്ചബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഈ പ്രവർത്തന മേഖല കേരളമായിരിക്കുമോ അതോ ദേശീയ തലത്തിൽ മൊത്തത്തിലായിരിക്കുമോ? ഇല്ല, അത് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കുന്നതനുസരിച്ചിരിക്കും. പ്രത്യേകിച്ച് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ വരാൻ പോകുന്ന സമയമാണ്. അതെ, പക്ഷെ പാർട്ടി തീരുമാനിച്ചനുസരിച്ചിരിക്കും. കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് എന്താണ് റോൾ, എനിക്കുള്ള റോൾ എന്നുള്ള കാര്യം എനിക്ക് ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല. ഐ ജസ്റ്റ് टेल कि जैसे मैं केरला से हूँ पर पढ़ाई किया झारखंड में और नोएडा में काम किया. उसके बाद वहाँ पे कहीं NGO में, जुग्गी में, एक मोटरोला सेमीकंडक्टर कंपनी में काम किया. शादी किया हरियाणा से और उसके बाद मिजोरम में काम किया 3 साल, मिजो सीखे. उसके बाद सिलवासा में रहा और अभी पुणे में रहता हूँ, महाराष्ट्र में. तो सवाल ये था कि आपका कार्यस्थल क्या होगा, तो वो थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए बताना. मैं जहाँ जहाँ रहा हूँ सबको अपना ही मानता हूँ और जितना मेरे से हो सकता है और जहाँ के पार्टी का डायरेक्शन है उस हिसाब से काम करने के लिए रेडी हूँ. सर वो अदालत में फैसला है उस पे, लालू यादव और We have another press conference in a few hours. Then we can take up other questions then. Let's just focus on something as important as this. और है इस पर आपसे? Thank you.